दो इंजन का एक प्राइवेट प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भर रहा है। प्लेन के पीछे बैठे जेनिफर थोड़ी डरी हुई है क्योंकि लगातार तेज बिजली कड़कने की आवाजें सुनाई दे रही है। उन्हें पता है कि बरमूडा ट्रायंगल जहां सैकड़ों प्लेन और शिप्स का कब्र बन चुका है, वो ठीक उसी के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। जेनिफर के साथ उनके दो बच्चे भी हैं, जो अभी सिर्फ 2 साल और 4 साल का है। उन्हें ये चिंता सताने लगी है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। प्लेन का पूरा कंट्रोल लेके इसे पायलट के हाथों में है, जिन्होंने आज से पहले इस प्लेन को कभी भी इस कंडीशन में नहीं उड़ाया। अब क्या होगा इस प्लेन के साथ? क्या ये प्लेन कभी बरमूडा ट्रायंगल से निकल पाएगा या फिर ये प्लेन भी बाकी प्लेन्स की तरह समुद्र में कहीं दफन हो जाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 15 मई 2017 स्काईलाइट के फाउंडर और सीईओ जेनी ने पोर्टिको के राफाएल अर्नांडेज एयरपोर्ट में कॉल करके एक प्राइवेट प्लेन बुक किया। इन्हें अपने दो बच्चों के साथ, जो 2 साल और 4 साल का था, स्पेस कोस्ट रीजनल एयरपोर्ट फ्लोरिडा जाना था। इस प्राइवेट एयरलाइन कंपनी ने जिस पायलट को सफर के लिए चुना, वो बस अभी अभी कमर्शियल पायलट बना था। वो MU-2B मॉडल के प्लेन को उड़ाने वाले थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पायलट ने इस प्लेन को सिर्फ 12 घंटों तक उड़ाया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके पास इस प्लेन को उड़ाने का एक्सपीरियंस महज 12 घंटों का था। इतना ही नहीं, इस पायलट ने आज से पहले कभी भी अकेले फ्लाई नहीं किया, लेकिन आज वो इस फ्लाइट को अकेले उड़ाने वाले थे। कोई दूसरा पायलट इनकी मदद करने वाला नहीं था। इनका नाम नेथन अल्ड्रिच था। ये 52 वर्ष के थे। नेथन पहली बार इस प्लेन को अकेले उड़ाने वाले थे। फाइनली राफाएल हर्नांडेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में MU-2B का विमान सुबह के 11 बजे उड़ान भरा। इस प्लेन को ऑलमोस्ट 2.5 घंटों में स्पेस कोस्ट रीजनल एयरपोर्ट पहुंच जाना था। करीब आधे घंटे बाद ये प्लेन 24,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। इस वक्त प्लेन मियामी ATC के संपर्क में थे। ATC R62 ने डायरेक्ट डेस्टिनेशन जाने का परमिशन दे दिया। किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाने की जरूरत नहीं थी। 12:15 मियामी ATC R62 ने अगले एरिया के ATC R58 का रेडियो फ्रीक्वेंसी बताया ताकि आगे वो ATC प्लेन को गाइड कर सके। ATC ने कहा कि अब आप उनसे कम्युनिकेट करो, लेकिन पायलट ने यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दिया। ये ZMA R58, ZMA R62 ये सारे ATC का कोड नेम है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बड़े से एरिया में प्लेन्स को अच्छे से गाइड करने के लिए अलग अलग लोकेशन में ATC टावर होता है। ये उसी का कोड नेम है। पायलट को अब कुछ ही मिनटों में उस दूसरे ATC से संपर्क करना चाहिए था, पर अब भी वो ATC से संपर्क नहीं किया। वो अब भी फर्स्ट ATC से ही कनेक्टेड था और कंट्रोलर के किसी भी सवाल का जवाब पायलट नहीं दे रहे थे। आखिर प्लेन में चल क्या रहा था? क्यों पायलट ATC की बात नहीं मान रहे थे? ये किसी को भी पता नहीं था। करीब 20 मिनटों बाद फर्स्ट ATC ने फिर से कहा कि आप ZM R58 से संपर्क करो, पर अब भी पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस वक्त प्लेन रडार पर दिखाई दे रहा था और प्लेन सही सलामत स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा था। क्या पता ATC की आवाज ही पायलट तक नहीं पहुंच पा रही हो। ऐसे केस में जब पायलट से कम्युनिकेट नहीं हो पाता और दोनों डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ATC और पायलट दोनों कंफ्यूज हैं कि एक दूसरे से किस फ्रीक्वेंसी में बात किया जाए। ATC या पायलट से बात करने के लिए कोई फोन नंबर तो होता नहीं कि सही नंबर डायल करके फोन करके बात कर लो। यहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए बात होती है, और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है ATC और पायलट दोनों को पता होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों डिस्कनेक्ट है तो बताएगा कौन? ATC और पायलट दोनों कंफ्यूज ना हो कि वो किस फ्रीक्वेंसी में बात करें, इसलिए ऐसे केस में गार्ड फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। ये इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी में जब ATC कुछ भी बोलेगा तो आसपास उड़ रहे सभी प्लेन्स को ATC की आवाज सुनाई देगा। ATC ने गार्ड फ्रीक्वेंसी में कॉल किया, लेकिन फिर भी पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये था कि पायलट को तो आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। मे भी हो सकता है वो बिजी हो और उन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज करने का समय ही नहीं मिला। ATC ने देखा कि रडार पर एक और प्लेन फ्लाई कर रहा है। उन्होंने उस प्लेन के पायलट को कहा कि मैं MU-2B से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए एक बार आप कांटेक्ट करके देखो। ये तरीका काम कर गया। 12:44 दोनों प्लेन के पायलट के बीच कम्युनिकेशन हो गया। अब ATC ने चैन की सांस लिया क्योंकि प्लेन सही सलामत था, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है।
दोपहर के 1:14 एक एडवाइजरी जारी किया गया कि अटलांटिक ओशियन में एक विशालकाय तूफान बनने लग रहा है जो धीरे धीरे बहामस की ओर बढ़ता जा रहा है। इस तूफान की ऊंचाई 49,000 फीट तक है, जबकि MU-2B सिर्फ 24,000 फीट पर उड़ रहा था। ऐसे छोटे प्रोपेलर प्लेन्स 40,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं जा सकता, यानी कि पायलट प्लेन की ऊंचाई को बढ़ाकर प्लेन को तूफान से दूर नहीं ले जा सकते थे। तूफान से बचने के लिए उन्हें प्लेन के डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत थी, न कि ऊंचाई को बढ़ाना या घटाना। ATC ने उस एरिया में उड़ रहे सभी प्लेन्स को चेतावनी दिया कि सभी अपना अपना रास्ता बदल ले, क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक विशालकाय तूफान आ रहा है। ATC के आदेश के अनुसार सभी प्लेन्स ने अपना रास्ता बदल लिया, सिवाय MU-2B की। इस प्लेन को उड़ा रहे पायलट नेथन के पास अभी भी समय था। वो डायरेक्शन बदलकर प्लेन को तूफान से दूर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1:28 ATC कंट्रोलर ने फिर से कहा कि आपने अभी तक ATC R59 से संपर्क नहीं किया और आपने तो रास्ता भी नहीं बदला। पायलट ने कहा कि ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ। अब पायलट नेथन ने ATC 59 से संपर्क किया। ATC को कुछ सेकंड्स की आवाज सुनाई दिया, उसके बाद रेडियो खामोश हो गया। ATC ने कहा कि दोबारा बोलो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, पर अफसोस दोबारा प्लेन से संपर्क नहीं हो पाया। आसपास उड़ रहे दूसरे प्लेन के पायलट को भी ये कहा गया कि MU-2B से संपर्क करो, लेकिन दोबारा से इस प्लेन के साथ संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। कंट्रोलर ने रडार पर भी देखा, प्लेन गायब हो चुका था। अक्सर ऐसे एरिया में 1 मिनट के लिए प्लेन्स गायब हो जाते हैं, लेकिन दोबारा से वो रडार में आ भी जाते हैं। लेकिन MU-2B 10 मिनटों के बाद भी दोबारा से रडार पर दिखाई नहीं दिया और ना ही रेडियो के जरिए संपर्क हो पाया। अब ATC भी कंफर्म हो गए कि प्लेन क्रैश हो चुका है। अगले दिन 16 मई 2017, अगले दिन सर्च टीम प्लेन के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हुए प्लेन को खोजने के लिए निकल गए। जल्द ही उन्हें पानी में तैरते हुए प्लेन का मलबा दिखाई दिया। प्लेन का फ्यूल पानी के ऊपर दूर से चमक रहा था। सर्च ऑपरेशन 3 दिनों तक चला, लेकिन इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। न तो प्लेन का मलबा मिला और न ही कोई बॉडी। प्लेन का बस वही मलबा मिल पाया जो पानी में तैर सकता था। ये प्लेन का मलबा ठीक उसी लोकेशन में मिला जहां ये रडार से गायब हुआ था। इस फोटो में हम देख सकते हैं ये उसी प्लेन का मलबा है। अब NTSB की टीम केस की छानबीन करने में लग गए। प्लेन समुद्र की गहराई में गुम हो चुका था, इसलिए ज्यादा कुछ सबूत इनके पास था नहीं। बस ATC की रिकॉर्डिंग और रेडार का डेटा अवेलेबल था। ATC की बातचीत से ये पता चला कि जो पायलट थे वो अपनी ही दुनिया में बिजी थे, ठीक से बातचीत नहीं कर रहे थे, ATC का जवाब नहीं दे रहे थे, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी नहीं कर रहे थे। इवन उन्हें चेतावनी भी दी गई कि आगे तूफान है, फिर भी पायलट ने प्लेन के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। शुरुआती जांच से यही पता चल रहा था कि पायलट अपना काम सही से नहीं कर रहे थे। रेडार के डेटा से इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि प्लेन अचानक से गायब हुआ। अब अगर एक रडार इस प्लेन को ट्रैक कर रहा होता तो चलो इस बात की संभावना होती कि रडार में किसी तरह का ग्लिच हुआ होगा, लेकिन इस प्लेन को 3 रडार ट्रैक कर रहा था, इसलिए गलती होने की संभावना ना के बराबर थी। तीनों का तीनों रडार यही बता रहा था कि प्लेन अचानक से गायब हुआ। इसके अलावा जिस लोकेशन में ये प्लेन गायब हुआ, प्लेन का ज्यादातर मलबा ठीक उसी के नीचे मिला। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। मान लो कि ये एक प्लेन है, इस लोकेशन में प्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई और प्लेन रडार से गायब हो गया। अब क्योंकि ये प्लेन हाई स्पीड में फ्लाई कर रहा था, इसलिए गिरते गिरते ये प्लेन काफी आगे निकल जाएगा और क्रैश के बाद प्लेन का मलबा गायब हुए लास्ट लोकेशन से थोड़ा आगे मिलेगा। MU-2B के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। ये प्लेन 24,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था, लेकिन जहां पर यह प्लेन गायब हुआ ठीक उसी के नीचे प्लेन का मलबा भी मिला। ऐसा 3 कारणों से हो सकता है। या तो प्लेन की ऊंचाई बहुत कम रही होगी, या फिर प्लेन नोज डाइव किया होगा, यानी कि नोज के बल प्लेन नीचे गिरा होगा, जिससे प्लेन आगे नहीं बढ़ पाया। और तीसरा कारण ये कि प्लेन हवा में ही चूर चूर हो गया होगा। अब देखो, एक साथ 3 ATC प्लेन को ट्रैक कर रहा था, इसलिए इस बात की संभावना ना के बराबर है कि प्लेन बेहद लो एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था। वहीं बात करें प्लेन के हवा में चूर चूर होने की, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन का मलबा जहां पर गिरा वहां चारों ओर जेट फ्यूल फैला हुआ था। अगर प्लेन 24,000 के एल्टीट्यूड में चूर चूर हो जाता तो प्लेन में भरा फ्यूल कहां पर गिरता,
इसका पता भी नहीं चल पाता। इसलिए लास्ट ऑप्शन यही था कि प्लेन में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई होगी जिससे अचानक प्लेन नोज डाइव करने लगा, यानी कि नोज के बल प्लेन सीधा नीचे की ओर गिरने लगा। गिरने की रफ्तार बहुत तेज रही होगी, शायद इसलिए कंट्रोलर को रडार में प्लेन गिरते हुए नहीं दिखा, बल्कि ये गायब हो गया। अब सवाल ये आता है कि प्लेन अचानक से नीचे कैसे आ सकता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। मे बी प्लेन में टेक्निकल फेलियर हो गया हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण है वो है मौसम का खराब होना। बरमूडा ट्रायंगल में आमतौर पर मई के महीने में मौसम देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में बिगड़ जाती है। ऐसे तूफान जो 40,000 फीट ऊपर तक हो वो इजिली माइक्रोबर्स्ट क्रिएट कर सकता है। माइक्रोबर्स्ट एक तरह का तूफान का झोंका होता है जो पूरी ताकत से हवा को नीचे की ओर धक्का देता है। इसी को बादल का फटना कहते हैं। इस तरह का माइक्रोबर्स्ट बड़े से बड़े प्लेन को भी धरती में पटक सकता है। छोटे MU-2B जैसे प्लेन तो चींटी के समान है। इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि जैसे ही प्लेन तूफान में प्रवेश किया होगा वैसे ही पायलट का पूरा ध्यान प्लेन को कंट्रोल करने में लग गया होगा और वो ATC की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। पायलट ने ATC की बात सुना या नहीं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इवेंट टेक ऑफ के पहले भी पायलट को वार्निंग दी गई थी कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर बरमूडा ट्रायंगल में तूफान देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्लाइट को जारी रखा। कहीं न कहीं इस हादसे के पीछे पायलट का बहुत बड़ा हाथ लग रहा है। इसके अलावा जब ये प्लेन तूफान में फंसा तब कुछ अनयूजुअल इवेंट्स हुआ होगा, जैसे कि प्लेन में टर्बुलेंस होना, धीरे धीरे इस टर्बुलेंस का तेज हो जाना, बादलों के अंदर टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। नतीजा ऐसे केस में प्लेन के प्रोपेलर में आइस जम जाएगा और ये आइस इजिली प्रोपेलर को जाम कर सकता है। नतीजा प्लेन को थ्रस्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा फ्लैप्स, स्पॉइलर, स्टेबिलाइजर ये सब भी आराम से जाम हो सकता है। और अगर किसी प्लेन के साथ ऐसा हो जाए तो वो प्लेन नहीं रहेगा, बल्कि वो प्लेन भारी भरकम पत्थर बन जाएगा जो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, बस नीचे गिरना। अगर उसी वक्त माइक्रोबर्स्ट हो जाए तो समझो कि प्लेन कुछ ही सेकंड्स में समुद्र में क्रैश हो जाएगा। हालांकि ये सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत अधिक है। इन्वेस्टिगेटर्स को कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि ब्लैक बॉक्स तो आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। इतनी सारी लापरवाहियों को देखते हुए इन्वेस्टिगेटर्स को पायलट पर डाउट हुआ और फिर पायलट की हिस्ट्री को खंगाला गया। पायलट नेथन ने 9 सालों में सिर्फ 21 घंटे प्लेन उड़ाया। जी हाँ, सही सुना आपने, 9 सालों में सिर्फ 21 घंटे। रूल के हिसाब से MU-2B को उड़ाने के लिए कम से कम 100 घंटे का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस 100 घंटे के एक्सपीरियंस को पूरा करने के लिए पायलट ने बहुत ही जल्दबाजी किया। सिर्फ 1 ही महीने में 50 घंटे पूरा कर लिया और इसमें भी वो ज्यादातर अपने ही पहचान वालों को लेकर उड़ रहा था। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार पायलट ने 100 घंटे पूरा तो कर लिया, लेकिन बहुत कम समय में। नतीजा इतनी जल्दबाजी में वो सीख नहीं पाया होगा कि मुश्किल हालात में प्लेन को कैसे कंट्रोल किया जाए, खासकर तब जब सामने के सीट में कोई कैप्टन ना बैठा हो और वो अकेले प्लेन को उड़ा रहे हों। उड़ान के 1.5 घंटे पहले भी पायलट को बताया गया था कि मौसम खराब होने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्लाइट को कैंसिल नहीं किया। मे बी वो अपने फ्लाइट एक्सपीरियंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जेनी की वजह से फ्लाइट को कैंसिल नहीं किया। पायलट नेथन और जेनी दोनों तलाकशुदा थे और दोनों ही उस वक्त एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आज ऑलमोस्ट 10 साल होने वाला है इस प्लेन क्रैश की, पर आज तक भी प्लेन का पता नहीं चल पाया। बरमूडा ट्रायंगल की गहराई इतनी है कि इस छोटे से प्लेन को खोज पाना इम्पॉसिबल हो गया। माना जाता है कि प्लेन इतनी तेजी से टकराया कि प्लेन चूर चूर हो गया होगा। उस दिन तूफान भी बहुत तेज थी। इसी तूफान में प्लेन का बहुत सारा मलबा बहकर क्रैश साइट से दूर चला गया होगा। आज भी ये प्लेन अपने साथ कई सारे राज लिए समुद्र में दफन है। 2 परिवारों की उम्मीद, 2 मासूम बच्चों का अंत। ये थी कहानी एक ऐसे प्लेन की जिसे बरमूडा ट्रायंगल ने निगल लिया। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।